जय हिंद। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है सॉल्यूशन से रिलेटेड। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऐसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो। इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल वे में आप कह सकते हो दोज फिजिकल क्वांटिटी which depends upon only number of particles, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हूं ऐसी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपको देखना कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सिंपल मीनिंग ये होगा कि ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कि जो कि आपका केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो, केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे आपके पास कोई भी मटेरियल हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसकी जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। राइट, मतलब अगर आपके पास एक तरफ ग्लूकोज है और दूसरी तरफ आपके पास NaCl है, अगर इनके पार्टिकल्स इक्वल आते हैं, अगर इनके पार्टिकल सॉल्यूशन में इक्वल हैं, अगर इनके पार्टिकल सॉल्यूशन में इक्वल हैं, तो जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू भी सेम होगी। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। फिर हम यहाँ पर देखेंगे किसमें पार्टिकल किस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में केवल 4 एग्जाम्पल यहाँ पर होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो उनके बारे में ही आपको देखना है यहाँ पर। तो पहला आपके पास होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ये चारों प्रॉपर्टी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। राइट, हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब आपने पहले भी देखा था राउल्ट्स लॉ में कि जहां पर हम प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने को डिक्रीज होता है, उसकी बात करेंगे। फिर एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो जाना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर। उसी तरह से डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपका जहां पर SPM लगा होता है वहां पर हमें ये चेक करना होता है। इसे हम और आसानी से कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, उनका जो जीत होता है, उनकी जो जीत होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उन्हें कितने वोट पड़े। ठीक है, अब वोट कौन दे रहा है? कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, कोई बहुत ही कम इंटेलिजेंसी वाला हो सकता है, या फिर कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। लेकिन जब उनका जीत हम डिसाइड करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि उन्हें नंबर ऑफ वोट कितने पड़े,
इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो वोट देने वाला था, जो वोटर था, उसका नेचर क्या था। तो उसी तरह से आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आपके पास पार्टिकल है वो कितने हैं, नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपके पास है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सबसे पहले आप देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट। अब वेपर प्रेशर की हमने पहले भी बात की थी। वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखो, अगर आपके पास यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में आपके पास, ठीक है, ये आपके पास सॉल्वेंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, राइट। और जो वाटर के ऊपर या सॉल्वेंट के ऊपर जो पार्टिकल है, सॉल्यूशन के ऊपर जो पार्टिकल है, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर और क्लोज कंटेनर पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया आपने, तो यहां पर क्या होगा कि क्योंकि नॉन वोलेटाइल, तो दैट मीन्स जो आपका सरफेस एरिया होगा, अपर सरफेस एरिया होगा सॉल्यूशन का, दैट विल बी कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इस सरफेस को कवर कर लेंगे। किसके पार्टिकल होंगे, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। तो दैट मीन्स यहां पर जो आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसके पार्टिकल बहुत कम दिखेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और यहां पर हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन देखा था, जहां पर आपने देखा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए। ठीक, ये वाला जो आपके पास है प्योर फॉर्म में, यहां पर जो भी प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, और A का मतलब यहां पर सॉल्वेंट से है, यानी कि प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट ए से हम डिनोट कर रहे हैं। और अगर हम A की जगह यहां पर केवल P लिख दें, तो ये आपका जो P होगा ये आपका डिनोट करेगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक, और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है XB, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होगा, राइट, सॉल्यूट के इक्वल होगा। अब देखो, क्योंकि हमें यहां पर देखना है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये नंबर पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है एक तरह से किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स, यानी कि जो आपके पास मोल्स है या नंबर ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका ये पूरा क्वांटिटी है, ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये आपका जो पूरा फ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। दैट मीन्स इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P नॉट ए मतलब प्योर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर माइनस जो आपका सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P नॉट ए इक्वल टू XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो आप कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर हम XB की वैल्यू रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, तो यू विल गेट दिस, राइट। अब क्योंकि जो आपके पास सोल्यूशन है अगर वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड है, और अधिकतर हमें डाइल्यूटेड सोल्यूशन ही दिए होते हैं, तो अगर आपके पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन है तो आपके पास, क्योंकि अगर डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा तो जो आपके पास B है यहाँ पर NB या NB, जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपके पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और डाइल्यूटेड सोल्यूशन, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जो NB का वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा। किसकी कंपैरिजन में,
जो आपके पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसका मतलब आप यहां पर डिनोमिनेटर में आप b को निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो दैट मीन्स यहां पर जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, वी कैन राइट p नॉट a माइनस p डिवाइडेड बाई p नॉट a इक्वल टू nb अपॉन में आपके पास इसे आप निगलेक्ट कर लोगे तो अपॉन में क्या आएगा na, राइट। अब इसी को और आगे आप सॉल्व करोगे तो इसे आप लिख सकते हो, क्योंकि n का मतलब मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इस टर्म में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, राइट। अगर मैं यहां पर क्या कर लू कि NB लिख लू, NB का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी कि जो आपका क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहां पर मास की जगह हम लिख लेते हैं WB और मोलर मास की जगह हम लिख लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, सॉरी सॉल्यूट के लिए MB। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इसी तरह से आप लिख सकते हो ए के लिए, तो Na इक्वल टू वी कैन राइट WA अपॉन MA, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। सिंबल थोड़ा हमें चेंज करने पड़ेंगे, यहां पर हम कैपिटल लिख लेते हैं WA अपॉन MA, ठीक। तो अगर आप यहां पर NB और Na की जगह पर इनको रिप्लेस कर दो तो NB इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं स्मॉल w B अपॉन MB इंटू Na, अपॉन में Na था तो आपका WA तो यहीं पे आएगा और जो आपका MA है ये आपका ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहां पर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आपको निकालना है, क्योंकि MB का मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास हो गया, और ये मास अगर गिवन है तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे और मोलर मास निकाल सकते हो। और ये जो आपके पास है MA, ये आपका क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या होगा आपके पास, WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ठीक। और ये आपको दिया होगा कि PA प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, ठीक। और आपको इनमें से कोई भी एक निकालने के लिए बोला जा सकता है, रिमेनिंग क्वांटिटी दिया होगा। तो इस तरह से आपका पहला जो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। और आप ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये वाला टर्म, ये पूरा जब आपके पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा तभी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये हुई। अब दूसरी हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन किस तरह से होता है। तो सेकंड